आप सोच लीजिए किसी जमाने में जब विष्णु साहनी ने तमस लिखी थी तो एक जानवर काट के मस्जिद में डाला गया था, उसके बाद दंगा होता है जी और वो मस्जिद में डलवाने वाला भी उसी धर्म का होता है जिस धर्म की मस्जिद है, जी बिल्कुल। क्योंकि लोगों को दंगा अपने लाभ के लिए चाहिए, जनता के लिए नहीं चाहिए या आपके धर्म के लिए नहीं चाहिए। अक्सर ये होता है कि अच्छी पत्रिकाएं तो अंग्रेजी में होती हैं, वो उनको ड्राइंग रूम में अपने टेबल पे सेंटर टेबल पे रखता है और गृह शोभा और इस तरह की मैगजीन पढ़ता है और वो नीचे की साइड उनको दबा के रखता है। सामने वालों को लगे कि हाँ साहब ये तो बड़े एक क्लास किस्म का। तो बिरजू महाराज अब नहीं रहे। बिरजू महाराज जैसे लोगों के बारे में पता लगा कि वो सबसे अच्छे कार मैकेनिक थे, वो मेरे लिए एक ऐसा सफेद रंग था जिसमें मैं हाथ डालूं तो न जाने कितने रंग निकल आते। घास फूस पढ़ रहे थे आप मतलब बॉटनी में और फिर आप कलम में जी जी तो जी क्या कि आप बूंद को छू के कैसे देखते हैं, आप पानी को छू के कैसे देखते हैं, आप सूरज की रोशनी को कैसे देखते हैं, आपके भीतर किसी चीज का रंग कैसे भरता है। मैं असल में ये हमेशा कहता हूँ मैं स्टोरी टेलर तो नहीं हूँ, मैं स्टोरी हंटर हूँ। अच्छे लोग थे जो सचमुच कवि नहीं थे लेकिन उन्होंने कवियों से ज्यादा खूबसूरत काम किया। तो आपके सामने उत्तम खानदानी बिल्लियां वो होती हैं जो शाकाहारियों की सभा में भाषण देने के लिए 3 कबूतर भेंट में पाते। की दुकान है जी अगर दुकान है तो फिर उसमें रेट लिस्ट भी होगी। जी बिल्कुल। रेट लिस्ट होगी तो फिर प्रॉफिट और लॉस भी होगा। आप प्रतीक बड़े गजब के चुनते हैं। आप जहाँ बैठते हैं दफ्तर में अपने, वहाँ एक फोटो लगा हुआ है बुद्ध का। जी ऐसा लगता है बुद्ध ने जिन जकड़न से आजाद किया था व्यवस्था को, वो उस पेड़ में वो जकड़न अब बुद्ध को वापस जकड़ रही है। वो ये कि लाख जकड़ लें चीजें जी लेकिन कुल मिला के जड़ों से ज्यादा आकर्षण उस आंख में है जो कि उन जड़ों के बीच से झांक रही है। शब्दों के शिल्पी आज हमारे साथ हैं और आज बात करेंगे शब्द रचने वाले यशवंत व्यास से। ऐसे शब्द रचते हैं कि आपके सामने वो कुछ प्रतिमान से गढ़ देते हैं और आप उन उतार चढ़ावों वाले शब्दों को, जिसमें मात्राएं हैं, जिसमें मात्राओं के बाद शब्दों की जो ऊर्जा निकलती है और वो बाद की जो तन मात्राएं हैं, वो रचने वाले यशवंत व्यास हमारे साथ हैं। और आहा जिंदगी मैगजीन आप सबने देखी होगी, उसके जनक पितामह कहे जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही तमाम तरह के पुरस्कार जो कि अब यशवंत व्यास जी उन पुरस्कारों से नहीं पहचाने जाने चाहिए। उनकी बहुत सारी किताबें, जिनमें मेरी फेवरेट हिट उपदेश और कॉमरेड गॉडसे और भी अमिताभ का समेत कई किताबें हैं और भी कई किताबें आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे व्यास जी से। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अब इसमें आपने परिचय तो इतना लंबा दिया है कि आदमी मतलब 2-4-5 मील लंबा लेट ही जाए। हालांकि मेरा जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपने कहा है, पर फिर भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे एक कुछ मौका दिया है। से कहानी शुरू होती है यशवंत व्यास की, मतलब आप कहानी कहते हैं लोगों की या? हाँ, मैं असल में ये हमेशा कहता हूँ मैं स्टोरी टेलर तो नहीं हूँ, मैं स्टोरी हंटर हूँ। यानी लोगों की कहानियाँ तो सबके पास हैं, हर आदमी के पास अपनी कहानी होती है, आपके पास भी अपनी कहानी है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिस किसी आदमी में कोई कहानी है उस कहानी को पढ़ने की कोशिश कर सकूँ। तो शुरुआत जिंदगी में इसी तरह से सबकी होती है, एक जिज्ञासा होती है। आप घर में दीपक देखते हैं तो भी आपके मन में लगता है ऐसा क्यों है जी, ऐसे ही। और फिर आप अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग रास्ते चुनते हैं। लगभग सभी बच्चे बचपन में कविताएं लिखते हैं जी। आपने भी लिखी होंगी, हमारे जो कैमरामैन हैं मालचंद जी, इन्होंने भी लिखी होगी। मैं एक आईएएस से मिला था सर जी, उनको मैंने पूछा कि आप कविताएं लिखते हैं, तो वो बोले कि 2010 तक लिखता था। अच्छा। इनका फिर बोले फिर मेरी शादी हो गई। तो असल में जो लोग इस तरह से मशीनी ढंग से जीवन जीते हैं या उनको ये लगता है कि ये इमोशंस किसी खास तरीके से आते हैं और बंद हो जाते हैं या उनकी पहचान मुश्किल होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा होता है। बाकी अमूमन ऐसा नहीं होता। आपका एक प्रकृति होती है कि आप बूंद को छू के कैसे देखते हैं, आप पानी को छू के कैसे देखते हैं, आप सूरज की रोशनी को कैसे देखते हैं, आपके भीतर किसी चीज का रंग कैसे भरता है, वो आप तय करता है ना अभिव्यक्ति के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जीवन में कोई एक मोड़ आ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि एक राइटर्स ब्लॉक जैसी चीजें आती है, लेकिन ये बहुत आगे की चीजें हैं। और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि आपके भीतर की जो रचनात्मकता है उसमें रुकावट कुछ अलग अलग कारणों से आती है, लेकिन रचनात्मकता कुंद नहीं होती, वो तो आपके भीतर की चीज होती है।
सर रचनात्मकता आने के लिए कुछ कारण होते हैं, हाँ, चाहे हाँ। वो सोर्स क्या है यशवंत कुछ व्यास? नैसर्गिक प्रतिभाएं होती हैं जी सर। और कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ आपकी समझ होती है, कुछ आसपास के संस्कार होते हैं जी सर। और आपके चयन भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, पुराने दोस्त भी, जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है। वो कहते हैं हमेशा कि अरे मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी इसलिए पिताजी के व्यवसाय को करना पड़ा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं भी सब लेखक बनना चाहता था, लेकिन क्या करूं, बस नौकरी करनी थी, ज़रूरत थी, इसलिए बैंकों में आ गया। अब क्या करेंगे। इसी जर्नलिज्म में भी बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ लोग यूपीएससी में असफल हो जाते हैं, आईएएस अफसर नहीं बन पाए, तो वो फिर जर्नलिज्म करने चले गए। हाँ तो ये जो मजबूरी के महात्मा गांधी होते हैं, जी सर। इनकी कोई मतलब मेरे ख्याल से उनकी कद्र की जानी चाहिए, उनकी भावनाओं की, लेकिन दया दिखाने जैसी कोई जरूरत नहीं लगती। मुझे लगता है आपके अंदर जिस बात की तीव्र भावना थी उसको आपने अपनाया, तो आपके भीतर की शक्ति तय करती है, जी परिस्थितियां तय करती है। तो प्रतिभा तो होती ही है, लेकिन आपके चयन का भी एक कुछ मामला बनता है। आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, बचपन और कैसे आप? देखिए, एक जैसे साधारण आदमी की कहानी होती है, मैं भी एक मामूली आदमी हूँ। जैसे आप अपने घर में बड़े हुए होंगे, मैं भी बड़ा हुआ। मैं भी एक स्कूल में 5वीं तक पढ़ा, फिर दूसरे स्कूल में 8वीं तक पढ़ा, फिर स्कॉलरशिप मिली, फिर और बड़े स्कूल में पढ़ा, फिर कुछ और आगे बढ़ा। लेकिन बस इतनी सी बात है कि 11वीं पास करते करते अखबारों में छपने लग गया। जी जी। 19 की उम्र में आप संपादक? हाँ, तो वो क्या कहना चाहिए, संपादक तो क्या कहना चाहिए, वो बड़ी चीज़ होती है एडिटर बनना, लेकिन ये सब डेजिग्नेशन होते हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे एमएससी में ही, तो एमएससी बॉटनी कर रहा था मैं, उसी दौरान 2 या 3 जॉब मेरे पास में थे और मैंने अंततः उनको छोड़ के और जर्नलिज्म जाना तय किया, क्योंकि मैं 2-3 साल कॉलेज में था, तब से ही लिखता था। और ये संयोग की बात है कि जिस कॉलेज में मैं प्रिंसिपल थे, वो हमारे पीजी में जहाँ मैंने कर रहा था, उनके प्रिंसिपल साहब और मैं एक ही पेज पे छपते थे एक हफ्ते में। जी। तो ये एक संयोग होता है आपकी ज़िंदगी में, और आप अपना लेखन चुनते हैं। तो वो भी इतने बड़े थे कि वो बड़ा सम्मान करते थे, और एक लेखक के नाते आपके साथ में उसी तरह व्यवहार करते थे। तो कुछ होता है, सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ कुछ नया नहीं हुआ। जी सर। जी। आप जैसा कि बता रहे हैं कि असाधारण और घास फूस पढ़ रहे थे आप, मतलब बॉटनी में और फिर आप कलम में जी आ गए, जी तो जी क्या? जी। असल में क्या है, कुछ अभी आपने एक लिस्ट देखी होगी आज कि बहुत सारे इंजीनियर हैं वो आईएएस बने हुए हैं। तो ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जब मैं तर्कशास्त्र पढ़ता था, फिलॉसफी में जी मैंने जी पहला जी जी जी, ये तो बहुत लिखते ही, थे कि आधे डॉक्टर पागल हैं हाँ और सारे पागल डॉक्टर हैं, इस तरह के तर्क आते थे क्या उसमें। बात है। हाँ, तो वो जो है ना वेन आरेख, वो बहुत सुंदर प्रदीप जी, आप जो है ना, आपने उसको बहुत अच्छे से कहा है। लेकिन विषय तो मेरा निश्चित तौर पे विज्ञान था। एक बात हमें समझनी चाहिए कि एक काल था 90s 80s में, कि जब हम लोगों के पास विषयों को चुनने की बहुत कम स्वतंत्रताएं थी, और हम लोग अगर पहले दर्जे के विद्यार्थी हुआ करते थे, जैसा कि मैं अपने अंक सूची के हिसाब से था, मेरिट होल्डर बच्चे जब होते हैं, तो जब मेरिट होल्डर बच्चे होते हैं तो उस वक्त माँ बाप के पास में 2 या 3 ही लक्ष्य होते थे कि सबसे अच्छा बच्चा डॉक्टर बनेगा, जिसके सबसे अच्छे नंबर आए हैं, उससे कम आए तो वो इंजीनियर बन जाएगा, और उससे कम आए तो फिर वो कुछ और दूसरा जॉब ढूंढेगा। अमूमन लड़के डॉक्टर इंजीनियर के लिए पीसीएम, हमें साइंस लेना होता था, उससे कमजोर बच्चा कॉमर्स लेता था, और जिसको लगता था कि ये तो कुछ नहीं पड़ेगा उसको आर्ट्स दिला देते। तो जबकि मैं अगर ये चाहता था कि मुझे आर्ट्स चाहिए, तो वो आर्ट्स में अपने पीयर प्रेशर की वजह से भी नहीं ले सकता था, क्योंकि आप जब फर्स्ट क्लास हैं तो और आप आर्ट्स में हैं, बिल्कुल इस तरह से एक चीज़ कही जाती थी। अभी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अभी के बच्चे ये चुनाव कर सकते हैं कि आपकी तरह तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र और विज्ञान एक साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये बड़ी बात है, ये फैकल्टी एक अलग चीज़ है। लेकिन लिखना मेरा जीवन का ध्येय रहा है एक तरह से, और उसमें मुझे आनंद मिलता था, इसलिए मैंने खूब लिखा। लिखते भी यशवंत जी गजब का हैं,
हम बचपन में पढ़ते रहे और मैं 20 साल तक कामना करता रहा आपसे मिलने की। नहीं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप धूप को भी आप ऐसे व्याख्यात करते हैं कि वो जैसे 3 घंटे के लिए गणित का पर्चा हल करने आए हैं। तो यह जो प्रतिभा है शब्दों को सहज कह देने की, और लगता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको डिक्शनरी के पन्ने खोलने हैं कि क्या शब्द कहती है। तो मुझे असल में कोई भी चीज़ जैसे बहुत छोटी छोटी बात है, एक चिड़िया, आपके घर में जैसे आप कैलेंडर या फ्रेम, पुराने फ्रेम की तस्वीरें जब आप लगाते हैं घरों में, तो पहले क्या होता था, ऐसे तिरछी करके लगाई जाती थी। 2 कमरे होते थे घरों में रहने के लिए। पिछले कमरे में आप लोग नहाना खाना इस तरह की चीज़ों के लिए काम में लेते थे। पहले कमरे में लोगों से मिलना, और रात को दोनों कमरे एक हो जाते थे जिसमें पूरे घर के लोग सो जाते थे। तब बिजली होती नहीं थी और लालटेन से काम चलता था। ये अभी के बच्चों को बहुत ही अलग बात लगेगी, लेकिन तब होता था। तो जैसे एडवेंचरस टूरिज्म है आजकल ये एडवेंचर, तब हम लोग के लिए रूटीन थी। तो जब दीवारें होती थी उनको सजाने के लिए 2 या 3, या तो बहुत अच्छे भगवान की तस्वीर होगी या कोई बहुत अच्छी किसी महापुरुष की तस्वीर होगी, तो उसको फ्रेम करवा के लाते थे और उसको लगाया जाता था घर में। तो वो तिरछी लगती थी, आप देखेंगे उसमें 45 डिग्री का एंगल होता था, पीछे सुतली से बांध के आप उसको ऐसे रखते थे। तो उसके बीच में जो जगह होती थी, उस जगह में कई बार चिड़ियाएं अपने घोंसले बनाती थी। जी बिल्कुल। बाहर से आती थी, अंदर वो पूरे कमरे में वो हल्ला मचाती थी, और कहीं न कहीं धीरे धीरे वो, तो घर के लोग आधे टाइम तक ये कोशिश करते रहते थे कि वो कोई तिनका वहां जमा ना कर पाए। हाँ। फिर थोड़े दिन बाद ये होता था कि अंततः उसके बाद इतने तिनके जमा हो जाते थे कि आपको लगता था अब इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, उसको घोंसला टूट जाएगा। उसके बाद फिर वो बच्चे उसमें होते थे। कभी कभी वो चिड़िया लड़ती भी थी एक दूसरे से और दीवारों से टकरा जाती थी। पंखे तो कोई आसमान में हुआ नहीं करते थे, तब छत भी नहीं होती थी इस तरह से। तो उनसे कभी कभी आप गलती से वो फ्रेम हिल जाए तो घोंसला नीचे गिर जाता था और कुछ बच्चे नीचे गिर जाते थे। वो लाल रंग के खूबसूरत, जिनकी बादामी रंग की एक चोंच होती थी, और आपको लगता था अभी ये मर जाएंगे, बिल्कुल नरम से रोए उनके। और तो कभी कभी ये होता था कि वो एक बच्चे को, एक बार मुझे याद आता है, सभी बच्चों के जीवन में ऐसा होता है, वो एक बच्चे की डेथ इस तरह से हो गई थी। तो बाकी बच्चों ने क्या किया, उन्होंने कहा इसका क्या करें, तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उसको बाकायदा, जबकि हम कोई रिचुअल नहीं जानते हैं ना, हमने उसको उसके लिए बराबर हल्दी और नमक से जगह बनाई, उसको खोदा, उसको उसके बाद दफनाया, उसके बाद भगवान से प्रार्थना की। ये चीज़ें शायद हम लोगों के संस्कार से आती है, सब बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन बाकी बच्चों को ये लगा कि वो मुझसे कहें कि ये ऐसा ऐसा कर लें क्या जी। तो आपका जो पीयर ग्रुप रहता है, आपके बच्चों के साथ आप जब रहते हैं या आप इस तरह तितलियों को दौड़ते हुए देखते हैं, तो आपके मन की रिएक्शन दूसरे के मन की रिएक्शन से थोड़ी थोड़ी भिन्न हो जाती है जी। ये आपको शायद कहीं से मिला हुआ रहता है, और आप अभिव्यक्ति के लिए कुछ शब्द ढूंढ लेते हैं, तो आपको अचानक समझ में आ जाता है कि ये शब्द ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने बड़े हो के निर्मल वर्मा पढ़ा, या बड़े हो के श्रीलाल शुक्ल पढ़ा, या बड़े हो के हरिशंकर परसाई पढ़ा, तो राग दरबारी को पहले पढ़ा तो मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन समझ ही नहीं आया, नहीं मुझे लगा कि अब ठीक है, मतलब है। लेकिन जैसे मैं उस बड़ा हुआ तो मैंने गाँव की विसंगतियों को देखा, और उसके बाद मनोहर का कहना, बद्रीनाथ का बोलना, ये सब चीज़ें, रंगनाथ का अपना कहना, ये सब कैरेक्टर्स को देखा, तो मुझे लगा श्रीलाल शुक्ल कितने ऊंचे तरीके से सोचते हैं। आप उनका मुहावरा देखिए तब आपको लगेगा कि वो सुबह सुबह 4 पाए से उसने पैर नीचे डाले जी। और चप्पलों में पैर डालकर जीवन संग्राम में उतर पड़ा। दैट्स अ लाइन। तो ये लाइन कहने की, या ये कि एक रईस आदमी है, वो सुबह उठे और उन्होंने जो है हरी घास का प्लग पैरों में लगाया और एनर्जी लेने के लिए चल पड़े। ये वॉक करने के लिए उन्होंने ये वाक्य इस्तेमाल किया सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आप किसी भी हरिशंकर परसाई जिस तरह से कहते हैं, कुछ लोगों की आत्मा फोल्डिंग कुर्सियों की तरह से होती है, जब चाहे जब खोल के बैठ जाते हैं और जब चाहे जब उसको कोने में उठा के लगा देते हैं। ये आप जब इनको पढ़ते हैं तो आपको जीवन दृष्टि मिलती है। या शरद जोशी जैसी चीज़ों को लेते थे। तो मैंने सारे बड़े लेखकों को पढ़ना धीरे धीरे जब शुरू किया था, तो आपकी दृष्टि विस्तृत होती है और आपकी इमोशंस जो हैं वो विस्तार पाती हैं।
आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है, अपने दोस्तों के साथ रहने का नज़रिया बदल जाता है। मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा लंबा बोल दिया है आपके सवाल से। ना हाँ। उसकी जरूरत थी। गुलजार पे आपने बोस्कियाना लिखा है। जी, जी, जी। तो गुलजार शब्द ऐसे बिखेर जाते हैं, फिर हम उन्हें समेटते रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। आपका लेखन थोड़ा अलग तरीके का है, जो सीधा समझ में आता है और फिर दोबारा पढ़ते हैं और क्या कह दिया। गुलजार अपनी जगह विलक्षण है। आप कैसे देखते हैं उनके लेखन को, या वो जो हमारे साहित्य को दे गए नए उसमें या दे वो गए? मेरे लिए एक ऐसा सफ़ेद रंग था जिसमें मैं हाथ डालूं तो न जाने कितने रंग निकल आते थे। और वो उनके बारे में मैंने एक जगह लिखा है कि बहुत कम लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनके घुटने छुओ और पैर भी, तो आपको ज़िंदगी भर आपकी पीठ पे उनका हाथ महसूस होता है। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में। और उनके साथ में 90s में मैं जब एक अखबार में काम करता था शुरुआती दिनों में, तो वो एक फिल्मोत्सव का उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। बहुत साल पुरानी बात है, 90s की बात है। तो मैंने उनसे 15 मिनट का वक्त चाहा था, और हमारे जो सहयोगी थे सिनेमा देखते थे उनसे कहा था कि वो वक्त मुकर्रर करवाएं। तो मेरे लिए उन्होंने 15 मिनट का वक्त दिया। मैं उनकी जो भी उस वक्त अवेलेबल किताब थी नज़्मों की, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ मेरे पास थी, उनको लेके गया और उनसे मैं मिलने के लिए गया। तो मैंने जब नॉक किया तो वो अंदर क्रिकेट मैच देख रहे थे, बाहर कबूतर गुटरगू कर रहे थे। उस वक्त वहाँ का सबसे बड़ा होटल था वो। मैंने नॉक किया, उन्होंने कहा अंदर आ जाइए। अंदर गया, जो जाहिर है कि उस वक्त मेरी उम्र बहुत ही कम रही होगी, लेकिन वो बड़े प्यार से उन्होंने उस आवाज़ कम की और कहा ये बैठिए। बैठे और हम लोगों ने बात शुरू की। तो मेरे पास जो सवाल था उसमें उनकी एक भूमिका थी बहुत साल पुरानी, कि ऊला और सानी एक शेर में होते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी आदमी को सिरा मिल जाता है शुरुआत करने का, लेकिन वो अंतिम गांठ नहीं लगती, तो उसका सानी ढूंढते ढूंढते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ये एक सवाल था जो मैंने उनसे पूछा कि आपको कभी ऊला तो ठीक है लेकिन सानी मिला, ऐसा मैंने पूछा जी। उसके बाद वो बातचीत तो कुछ मिनट के लिए समय था, लेकिन उन्होंने मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे का वक्त दिया। उन्होंने न सिर्फ ये किया बल्कि अपनी काली डायरी निकाली और उसमें से मुझे अपनी नज़में बैठ के सुनाई। और उसके बाद फिर वो उनकी स्क्रिप्ट उर्दू है लिखने की, तो उन्होंने वो बोलते गए और मैंने डायरी में अपने कागज़ पे वो उनकी नोट की गज़लें, और दूसरे दिन वो उनके दस्तखत के साथ अखबार में छपी। वो पहला मैंने उनके साथ साक्षात्कार। एक इतने बड़े आदमी को जिसको आप छूना चाहो, वो आपको इस तरह से बात करे, गले लगा ले हाँ। आपको। ना हो नहीं आपको हाँ, कई दिन ऐसा हो जाए तो हाँ। तो मैंने अपनी बोस्किया नाम लिखा भी है कि उनसे मिलके आप निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप नहा के निकले। अच्छा, फिर यानी आप प्योर होके निकलते हैं। ये बहुत रेयर लोग होते हैं ऐसे। तो उसके बाद से उनसे मेरा रिलेशन बनता रहा। मैं कोजी होम में गया 90s में, कोजी होम सोसाइटी में उनका ऑफिस था। उसके बाद फिर जहाँ बोस्कियाना थी वहाँ मिले। तो करीब हम 25-30 साल की मुलाकातें थी हम लोगों की। मेरा उनके घर में आना था, तो 25 साल की मुलाकातों को मैंने कोई 2500 पेजेस में नोट्स बनाए और उनको 250 पेजों में रिड्यूस किया। और उसके बाद 2.5 दिन तक उनके घर बैठ के उनको सुनाया। और इस तरह से वो बोस्कियाना बनी। बोस्कियाना घर का नाम है क्योंकि उनकी बेटी का नाम बोस्की है, और आशियाना घर को कहते हैं, तो बोस्की से बोस्कियाना हुई। कब विचार आया कि जिंदगी तो आहा होनी चाहिए और आहा जिंदगी नाम की मैगजीन निकल आती है? देखिए, मैं साहित्य मर रहा था, साहित्यिक मैगजीन्स कोई उठाते नहीं थे, तो आहा जिंदगी मेरा बहुत पुराना मतलब इरादा था कि मैं एक ऐसी मैगजीन निकालूं। होता क्या था कि धर्मयुग के जाने के बाद में, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आपको एक जिन लोगों, आप तो जर्नलिस्ट रहे हैं इसलिए आप बेहतर समझ सकते हैं कि एक काल था जबकि अखबार सिर्फ 8 पेज के हुआ करते थे और ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। और ब्लैक एंड वाइट अखबार घर पे आते थे 8 पेज के, उसमें कोई रंगीन सप्लीमेंट नहीं होता था, फोटो रंगीन नहीं होता था। और ऐसे टाइम में आपको पत्रिका, आप टीवी भी नहीं होते थे,
तो आपको पढ़ने के लिए कुछ चाहिए होता था, कहानी कविता, तो आप या तो पल्प उपन्यास पढ़ते थे, उसी वक्त पत्रिकाएं भी पढ़ते थे, लोगों को घर सरिता, मुक्ता, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, पराग, चंदन, नंदन, है ना, इस तरह की मैगजीन आती थी। हाँ, चंदा मामा, ये सब मैगजीन्स आती थी और ये सब लोग उसको पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे गई तो 4 पेज के सप्लीमेंट आने लग गए। 4 पेज के सप्लीमेंट आने लगे तो धर्मयुग में भी वही छपता था कि लतीफ़े छपेंगे, हास्य व्यंग छपेगा, एक कहानी छपेगी, एक सीरियलाइज होगा, एक कोई कवर स्टोरी छपेगी, हाँ बिल्कुल, एक कार्टून कोना छपेगा। तो ये सब चीज़ें जब छपती थी, उन सब चीज़ों को रिड्यूस करके अखबारों में डेली छपने लगी। हाँ बिल्कुल। अब आपको सप्लीमेंट में वो सब चीज़ मिल जाती तो फिर आप अलग से मैगजीन क्यों खरीदो? फिर आप वो धारावाहिक विमल मित्र का खरीदी कोड़ियों के मोल साप्ताहिक हिंदुस्तान में क्यों पढ़ो, जबकि आपको शांति धारावाहिक टीवी पे दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे जो डाइवर्जन हुआ तो उससे लोगों की पढ़ने की रुचियां तो अंतर आई ही, उनका एक्सपोजर भी बढ़ गया। अब यानी आप लोगों को मुझसे ज़्यादा जानकारी है, आपकी जनरेशन को, और आपकी जनरेशन को मुझसे कई कई गुना जानकारी है। आप लोग काम की है या नहीं उस पे फर्क लेकिन नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजिकली जानकारी आप रिच हैं। आपको मालूम है कि स्कॉटलैंड कहाँ है, आपको मालूम है कि अमेरिका क्या चीज़ होती है। वरना पहले हम लोगों के लिए आप लास्ट पेज पे विज्ञापन छपता था कि ये जो है अमेरिका यात्रा पर जाएंगे 3 दिन के लिए, तो विज्ञापन छपवाते थे लोग। बहुत बड़ी चीज़ होती थी हवाई जहाज में बैठना। मेरे को एक किस्सा याद आया। एक मित्र थे जो हवाई जहाज में, उनके लिए किसी ने टिकट की व्यवस्था की। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलना, तुम्हारी भी मैं टिकट की व्यवस्था कर लूंगा। तो उनका दूसरे वाले की टिकट की व्यवस्था हो नहीं पाई, सेठ जी ने किसी शादी में बुलाया था। तो जोधपुर से मुंबई फ्लाइट शुरू हुई थी। हाँ। तो जोधपुर छोटा सा एयरपोर्ट है, तो वो अब एक मित्र चले गए, दूसरे को छोड़ गए। वाह। तो वापस आते जब वो लौटे तो वो जो मित्र पीछे छूट गए थे, उन्होंने एक विज्ञापन छपवाया। वाह। मैं जालोर में हुआ करता था, हमें मैनेज किया, बोले नाम नहीं छपे। हाँ। तो उन्होंने लिखा, मित्र का नाम नहीं लूंगा, हाँ। बोले हमारे प्रिय मित्र फलां को जीवन में प्रथम बार हवाई यात्रा कर बॉम्बे जाने और सुरक्षित बस द्वारा वापस लौटने हार्दिक बधाई। हार्दिक बधाई। क्या समस्त मित्रगण। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज हुआ करती थी। तो जब ये परिस्थितियां थी, उसके बाद दौर आया कि फिल्में भी बदली, जमाना बदला, लोगों के पास परसेप्शन बदला, प्रोडक्ट कहने लगे अखबार को, बहुत खूबसूरत अखबार छपने लगे। मैं तब सोच रहा था कि जो मिडिल क्लास है, पढ़ने वाला मिडिल क्लास, अक्सर ये होता है कि अच्छी पत्रिकाएं तो अंग्रेजी में होती हैं, वो उनको ड्राइंग रूम में अपने टेबल पे, सेंटर टेबल पे रखता है, और गृह शोभा और इस तरह की मैगजीन पढ़ता है, और वो नीचे की साइड उनको दबा के रखता है। सामने वालों को लगे कि हाँ साहब ये तो बड़े एक क्लास किस्म का। तो मुझे लगा कि हिंदी की कोई ऐसी मैगजीन नहीं हो सकती है क्या, जो कि इतनी क्लास हो कि वो सेंटर टेबल पे रखी जाए और लोग उसको आदर्श की तरह ये बता सकें कि इस मैगजीन को हम सब पढ़ सकते हैं। तो ये कल्पना थी मेरे दिमाग में। और दूसरा, मुझे मेरे मन में हमेशा एक चीज़ रही है, लाइफ को देखना, लाइफ स्टाइल को नहीं। मैं जीवन शैली की बजाय जीवन को ज़्यादा गहरे से देखना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन शैलियाँ तो बदलती रहती हैं जगह के हिसाब से, ज़िंदगी नहीं बदलती। क्योंकि आप प्यार करते हैं तो प्यार एक इमोशन है, वो उसकी शैली बदल सकती है। आप गुस्सा करते हैं, उसकी शैली बदल सकती है, आपके कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बदल सकते। इंसानियत एक ऐसी चीज़ होती है। तो ज़िंदगी को आप गहरे से हमेशा देखो तो आपको लगे इमोशन से एक बहुत बड़ी चीज़। यानी मैं आपको बताता हूँ, हमने जो ईमानदारी पे इशू निकाला अगर, तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, ये नहीं बताना कि ईमानदार कैसे होना चाहिए, ये बताना कि बेईमान होने से बचे कैसे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप और हम सब मिलके पूरी दुनिया में जाते हैं, यहाँ करप्शन है, वहाँ करप्शन है, ये हमको ज्ञान तो सभी लोग देते हैं, भैया सीधे रहा करो यार, चोरी मत किया करो, बेईमान मत बना करो। तो ऐसे तो मैं आपको आधा घंटा तक प्रवचन दे दूंगा, पर मेरे पास में समस्या क्या है, मैं बेईमान होने से बचूं कैसे? अगर कोई ये बताए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसी अंक में मैंने एक कविता पढ़ी थी संपत सरल की। अच्छा, संपत की। लाख रुपए खाने वाला 10 रुपए में बिका। हाँ। बोले परंपरा तो कायम रही। तो मुझे याद है आज भी वो लाइन। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, एक ऐसा था। तो उस वक्त भी अच्छा, हम लोग गेस्ट ऑफ, मेरा ये सोचना था कि जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप तो आउट ऑफ
प्रेम जिसको कहते हैं, जी सर। आपने सोचा हो जी सर। कि भाई चलो इनसे बात करते हैं, लेकिन कुछ योग्यता की वजह से हम बात करते हैं, तो मुझे लगा कि पैसों के लिए टाटा से बात करनी चाहिए, रतन टाटा, क्योंकि पैसा खरा होना चाहिए, इसका भी एक परसेप्शन बड़ी चीज़ है। जी या लोग, हमने जब खाने का अंक निकाला तो सचिन तेंदुलकर को गेस्ट बनाया, खेल के लिए नहीं बनाया उनको, क्यों? क्योंकि उनके खुद के रेस्टोरेंट चलते हैं। जी। अब ये बहुत कम लोगों को पता है रेस्टोरेंट चलते हैं, तो ये उनको उसके बारे में बात करना चाहिए। तो जीवन के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। मुझे आपने जोधपुर महाराजा जो पूर्व बिल्कुल महाराजा थे, बिल्कुल, उनको भी लिया। और मुझे एक बहुत अच्छी चीज उन दोनों में मिली कि जैसे बिरजू महाराज अब नहीं रहे, बिरजू महाराज जैसे लोगों के बारे में पता लगा कि वो सबसे अच्छे कार मैकेनिक थे। जी सर। अब ऐसे दूसरे पहलू जो जीवन के थे उनको ढूंढने के लिए हमने पूरे पेज सुरक्षित किए। आपका वो ज्योतिष वाला अंक, हाँ, ज्योतिष वाले अंक में भी मैं खुद गया सब लोगों के बीच में। भीलवाड़ा की वो क्या, कारोई वाले जो थे उनके पास गया मैं, भृगु संहिता देखी मैंने, नाड़ी वाले मिले मेरे को, क्योंकि किसी भी चीज को देखना वैज्ञानिक नजरिए से, सिर्फ किसी को रिजेक्ट करने से दुनिया नहीं चलती। आप किसी के बारे में अच्छा बुरा कह सकते हैं, किसी को खारिज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसको जानते नहीं तब तक उसके खारिज करने का कोई आधार ही नहीं बनता। तो इस तरह से मेरे ख्याल से लोगों का प्रेम इतना ज़्यादा उस मैगजीन को मिला, क्योंकि बहुत दिनों में उनको एक कंप्लीट नॉलेज के साथ में पर्सपेक्टिव देने वाली लाइफ के बारे में, जो जिंदगी की अच्छी बातों को कैसे उठाया जाए, इसकी ताकत देती थी। मैगजीन तो मैंने 3 साल में वो, ये अभी भी रिकॉर्ड है कि 1,36,000 का। उसी संस्थान में काम करता था। हाँ। जब आप की जो ओनर थे उन्होंने ये कहा कि मैं पैसा पानी में डालने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा पानी में डालने जैसी कोई बात नहीं है। ये मेरी जिद थी और मैं उसी के लिए उस मैगजीन गया था। और ये जरूर है कि उस मैगजीन को मैंने तय किया था, और ये उनका उस दौर में कैसे मालिकों को लगा कि हिंदी की ऐसी नहीं लग रही। देखिए, एक ये उस मैनेजमेंट की खास बात ये थी कि उसने मेरे विश्वास पे विश्वास किया। जी। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को एक गलत फहमी होती है कि इस दुनिया में अच्छी चीजें नहीं चल सकती, या अच्छी चीजें कोई खरीदता नहीं, लेकिन आप उन अच्छी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे तो आप कन्विंस कर सकते हैं। मैंने मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि ये ऐसा होगा तभी चलेगी। जी बिल्कुल। तो मेरा अपना रिस्क, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि वो एकमात्र ऐसी मैगजीन थी उस वक्त, मतलब अभी सब जगह ऐसा होता नहीं, कि उसका आइडिया मेरा, उसका डिज़ाइन मेरा, उसके तरीके मेरे, उसका कागज़ क्या होगा ये मैंने तय किया, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो मैं तय कर रहा हूँ। जी। यानी उसका पीर बावर्ची की भिष्टी हर सब में हूँ मैं, सिर्फ एडिटर ही नहीं हूँ, उसका फाउंडर एडिटर, वो सब कुछ हूँ। तो मैं जब पहली बार दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में मीटिंग में बैठा, वहाँ पे गया, जब मैगजीन का मैंने सैंपल प्रिंट किया और लोगों से मिलता था 1 महीने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन देश भर में कैसे होगा इसके लिए, तो एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिल्ली में, वो मेरे साथ में बैठे थे, कई डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो मुझसे बोले आप सोच लीजिए कि आज से ये कितनी पुरानी बात होगी, यानी तब 40 साल के आसपास एज रही होगी मेरी। 2004 की बात है ना? 2004 में आपने शुरू की थी, है ना? हाँ। तो आप सोच लीजिए, है ना? तो वो मुझे मिले, बातचीत करते हुए मेरे से कहने लगे, यशवंत जी, अच्छा आइडिया आप देखिए, वो आकार इतना चौड़ा है तो साहब इसको तो 3 मैगजीन इस जगह पे आ सकती है। जी हाँ, आकार। बाद में ये कहने लगे कि नहीं साहब ये तो एक्सक्लूसिव है, आज जिंदगी नाम है। तो एक सज्जन ये फरमा रहे थे कि भैया इसके तो 2 अक्षरों का नाम होता है, एक ही अक्षर से चलता था। मैंने कहा ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। और आप देखिए तर्क कैसे होते हैं मार्केट के। सब देखिए, हिंदी का जो रीडर होता है वो तो बस में बैठ के पढ़ता है, और जो वहाँ पे बस स्टैंड से लेता है मैगजीन वो रहता है, तो सीट पे तो जगह होती नहीं है, वो ऐसे करके पढ़ेगा तो इतनी बड़ी मैगजीन को कैसे पढ़ेगा। मैंने कहा अखबार कैसे पढ़ता है फोल्ड करके। लेकिन उनके अपने परसेप्शन है, वो कोई भी चीज आपको नहीं ये। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जहां भी आप पब्लिक मीडियम में जाएंगे ये समस्या रहेगी। सिनेमा में आप कुछ नया बनाने जाएंगे तो आपको सबसे पहले वो यही कहेगा कि जय संतोषी में चल रही है, आप वो क्यों नहीं बनाते। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो आपको अपना कर्तव्य भी तो है कि आप उस चीज़ों करें। वो एक बड़े थे, उन्होंने कहा मुझसे कि आपकी उम्र तो बहुत कम है, मेरी उम्र आप मेरा अनुभव देखिए
ये मैगजीन पिट जाएगी, धर्मी वर्मी सब खत्म हो गए, आप अपना करियर क्यों दाव पे लगा रहे हो, रिस्क में खत्म हो जाएगा इस कम उम्र में आपका करियर। ये उन्होंने मुझे कहा था। मतलब मार्केट में मेरे लिए कोई जगह नहीं रहेगी एक प्रयोग खत्म होने के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, अभी अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आप 3 महीने बाद आएंगे तो मैं आपको एजेंसी नहीं दूंगा। दैट वाज माय कॉन्फिडेंस। तो क्योंकि मुझे विश्वास था, और 1,36,000 का ABC तीसरे महीने उसके पास था, जो कि इम्पॉसिबल माना जा रहा था जर्नलिज्म में, खासतौर से मैगजीन जर्नलिज्म में, और अभी भी इसीलिए वो उदाहरण। तो उसमें कोई ऐसी, मतलब मेरे ख्याल से मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन चीज़ों को चुनने में आपकी जो इच्छा होती है उसको पूरा करने की कोशिश की, यही बात थी। सर सिनेमा की बात की, अमिताभ बच्चन का जो है वो क्या कहता है? और अमिताभ का मैंने किताब लिखी तब जबकि वो ढलान पे थे। ढलान पे थे, यानी राजनीति के बाद में राजनीति ABCL शुरू की थी, और उन्होंने देश में बहुत सारी चीज़ों को यानी विश्व सुंदरी प्रतियोगिता वगैरह में पैसा लगाया था, और वो सारा डूब गया था। और उन्होंने एक प्रतियोगिता की थी जिसमें फॉर्म भरने थे आपको, पोस्ट ऑफिस के साथ में टाई अप था वो, आप PO पोस्ट ऑफिस जाते, वहाँ से फॉर्म भरते कि आप हीरो चुने जाएंगे। अब तो उससे हर एक आदमी से फीस वसूल की गई थी, और वो लाखों रुपए इकट्ठे हुए, और उसके बाद में कहा जाता है कि उसका क्या हुआ भगवान जाने। 1-2 हीरो हीरोइन वगैरह कुछ चुने थे उन्होंने, उसका भी अता पता नहीं चलता। वो एक डिजास्टर था अमिताभ बच्चन के लिए। मेरा ये था कि MG रामचंद्रन दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता होते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो हिंदी प्रदेश का सबसे बड़ा महानायक होते हुए अमिताभ बच्चन यहाँ का प्रधानमंत्री या कोई बड़ा लीडर क्यों नहीं बन सकता जी? वो क्या वजह है? वही जो हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा के आते हैं, जो इम्पॉसिबल माना जाता है। क्या वजह नहीं, क्या वजह है कि हम राजनीति और समाज का जो आपसी संबंध है वो वहाँ देखते हैं साउथ में, वो हिंदुस्तान यहाँ नहीं हो सकता। दूसरी बात, अमिताभ बच्चन में राजेश खन्ना के बाद, राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार थे इस देश में, उनके जाने के बाद, और राजेश खन्ना का मल्टीपल, दिलीप कुमार ने मल्टीपल किस्म के रोल किए, अमिताभ बच्चन ने एक खास तरह के रोल किए जी, और बहुत मोनोटोनस रोल थे। और एंग्री यंग मैन की उनकी जो छवि जंजीर के बाद से बनाई गई थी, वो एक अपनी जगह पे थी। तो वो कौन सी इंटेंसिटी जो उस आदमी में है, उसके करियर को किस तरह से कहाँ ले जाया गया, और वो ब्रांड असल में कैसे बना, उसका रिवाइज्ड एडिशन फिर हमने छापा कि वो ब्रांड की कोर वैल्यू क्या थी, और उस कोर वैल्यू को उन्होंने रिसाइकल कैसे किया, कौन बनेगा करोड़पति में। ये तीसरा एडिशन है, उस किताब के 3 एडिशन छपे। और तो मैंने उन पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इस मामले में किया कि उनके रोल किस तरह के थे, कैसे वो उनका पर्सोना क्रिएट हुआ, कैसे उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल 2M दर्जे के निर्देशक होते हुए भी इतने ऊंचे ले जा सके उनको। मतलब उन्होंने कोई सत्यजीत रे के साथ में फिल्म नहीं बनाई थी उस वक्त कि उनके बारे में कोई मयार बने इस तरह से या कोई, लेकिन फिर उन्होंने मसाला निर्देशकों के साथ भी अगर काम किया तो भी वो इतने ज़्यादा एस्टेब्लिश थे। उन्होंने एक अपने पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है। तो बाद में ये हम महसूस कर सकते हैं कि जब एक पूरी पीढ़ी अपने जीवन को लेकर आशंकित हो और वो आक्रोश में हो, तो उसको आवाज़ देने के लिए एक पर्सोना चाहिए था जी। वो पर्सोना उनके भीतर था, क्योंकि कुली तो बात की चीज़ है, दीवार के डायलॉग उसके आधार हैं जो बताते हैं आपको कि एक अंदर सुलगता हुआ आदमी जो कि बदले इसलिए लेना चाहता है कि वो चीज़ों की नैतिकता को सत्य सिद्ध कर सके जी। तो उनकी पर्सोना की जो खासियत थी उस पर मैंने तो वो अमिताभ का किताब पूरी, तो उसमें मनोहर श्याम जोशी के स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है। मैं, यशवंत और व्यास जी 3 कैरेक्टर हैं अच्छा, जो वो आपस में बात करते हैं। उससे ये होता है कि एक आदमी उनका प्रशंसक है, दूसरा उनका विश्लेषक है और तीसरा उनका आलोचक है जी। तो उससे उनके सारे पक्ष सामने आ जाते हैं जी। तो अच्छा प्रयोग है सर जी जी। कॉमरेड गोडसे पे अगर बात करें जी, तो कॉमरेड गोडसे मेरी एक नॉवल है चिंतागढ़ जी। वो संयोग से मेरा पहला नॉवल था और मैंने उसकी स्क्रिप्ट आनंद श्रीलाल शुक्ल जी को भेजी थी और श्रीलाल जी ने जो सुझाव दिए वो तो अपनी जगह थे, लेकिन उनका बड़प्पन जो था वो देखने लायक था, जो कभी किसी आदमी के जीवन में घटता नहीं जी। शायद इतने बड़े लेखक भी नहीं होते
और इतना बड़ा संयोग भी नहीं होता कि उन्होंने सीधे राजकमल को वो प्रकाशन के लिए स्क्रिप्ट भेज दी और राजकमल से मेरे पास में अनुबंध आया कि हम इसे प्रकाशित करेंगे। तो उस नॉवेल में एक काल था जो जर्नलिज्म को संबोधित फैंटेसी थी, चिंताघर पूरी। उसके 14 साल बाद कामरेड गोडसे लिखी हुई, वो जर्नलिज्म का ही मतलब ये उसका आगे का हिस्सा है, उसका पार्ट 2 है, कंसिक्वेंट है कामरेड गोडसे। तो इसमें मूल रूप से कामरेड गोडसे नाम से ऐसा लगता है ना कि आदमी को बिल्कुल गोडसे को कामरेड कहा जा रहा है, कामरेड को गोडसे कहा जा रहा है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को अंदर लिया गया। एक अखबार है, उसके जरिए सारी कहानी है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य ये है कि दक्षिणपंथी लोगों ने जो सपने देखे थे और उनके पीछे जो अनुयायी थे उनके भी सपने पूरे नहीं हुए, और जो वामपंथी लोग थे उन्होंने जो सपने देखे थे उनके अनुयायियों को भी उन्होंने निराश किया। तो दोनों के अनुयायी निराश हुए अपने उद्देश्यों को लेके, और दोनों अपने अपने लीडर को खत्म करते हैं। तो आखिर में मर्डर करते हैं, एक मर्डर का सीन है। तो वो कहता तुमने मार डाला ना, जिस तरह से बात होती है। तो वो कहता जाओ चलो कह देना कि मैं कामरेड था। तो उसने कहा जाओ तुम कह देना मैं गोडसे था। जो सरलीकरण हम लोग जिंदगी में करते हैं, असल में आम आदमी की कभी भी इच्छाएं, सपने, उनको तो केंद्र में नहीं रखा गया और वो लगातार नष्ट होते गए। तो वो एक दुख की कहानी है, क्योंकि उसमें एक कथा है बड़ी, आपको वो लगेगा। एक दुकान है जो हेयर कटिंग सैलून है, उसका पिछला दरवाजा मुस्लिम मोहल्ले में खुलता है और अगला दरवाजा हिंदू मोहल्ले में, और उसकी सरहद पे एक मुस्लिम हैं, उनकी लाश, प्यारे मियाँ की लाश पाई जाती है, बॉर्डर पे लाश पाई जाती है, और उसके ऊपर एक पेंटिंग का ब्रोशर पड़ा हुआ मिलता है। आप सोच लीजिए किसी ज़माने में जब विष्णु साहनी ने तमस लिखी थी तो एक जानवर काट के मस्जिद में डाला गया था, उसके बाद दंगा होता है, और वो मस्जिद में डलवाने वाला भी उसी धर्म का होता है जिस धर्म की मस्जिद है। क्योंकि लोगों को दंगा अपने लाभ के लिए चाहिए, जनता के लिए नहीं चाहिए या आपके धर्म के लिए नहीं चाहिए। इसमें तो जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ब्रोशर की जरूरत पड़ती है। अब तो सिर काटने की भी जरूरत। तो दंगे की आर्ट किस खतरनाक सीमा तक पहुंच चुकी है कामरेड गोडसे, उसकी कहानी। राजस्थानी के कवि कहते भी है कि बिगड़ी तो बात चली बिगड़ी, मेहनत सिद्ध का सिद्ध रहा। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहानी है। तो वो अनुयायी पीछे रह गए, चाहे वो कामरेड हो चाहे वो गोडसे हो। हाँ, ये कहें मतलब मैं वो एक प्रतीक है बेसिकली। और ये साबिर हुसैन जो है अपने नाटक वाले, इन्होंने बहुत अच्छी उसकी स्क्रिप्टिंग की थी और नाटक भी उसमें उन्होंने मंचित किए हैं कामरेड गोडसे जी। नहीं सर, काफी पुस्तकें अभी आप कवि की मनोहर कहानियां जो लिख रहे हैं सर, वो भी मतलब अलग ही एक रंग दे रही है। उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में आपके पॉडकास्ट देखे हैं हमने। कभी जमीन कब्जा रहा है, कभी उस पे कब्जा कर रहा है, मठाधीश हो रहा है, कभी कुछ कर रहा है। एक्चुअली क्या है प्रदीप जी के अपन कवि का मतलब क्या समझते हैं, बहुत प्योर आदमी है, निर्मल है। अरे बेचारा है वो तो कवि आदमी है, शायर आदमी है, सीधा साधा आपकी दुनिया में उसको किसी से लेना देना नहीं। लेकिन अभी के जो कवि है ना बहुत पक्के कवि हैं, यानी वो कवि नहीं है, वो कविता के सांचे में ढाल ढाल के कविताएं जरूर आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन वो नंबरी हैं। तो ये कवि ऐसे हैं कि आदमी को भूख लगे तो आदमी को खा जाए। क्या बात है। उनके लिए आदमी प्रतीक नहीं, वो चीजें हैं। तो इसमें आपको समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सबके कवि यानी जो अपने आप को प्योर आदमी की तरह पेश करते हैं। इसमें सारी कहानियां हुई है कवि की मनोहर कहानियां। आप जानते हैं मनोहर कहानियां जो है वो क्राइम की मैगजीन थी। तो कवि के क्राइम कैसे होंगे। उस गोली चलने की आवाज के साथ ही पॉडकास्ट शुरू होता है, भेड़िए के हाथ में बंदूक। तो ये एक क्या कहते हैं उसे, एक पवित्र पापी की कहानियां हैं जी, जो पूरे। आप प्रतीक बड़े गजब के चुनते हैं। आप जहाँ बैठते हैं दफ्तर में अपने, वहाँ एक फोटो लगा हुआ है बुद्ध का जी। ऐसा लगता है बुद्ध ने जिन जकड़न से आजाद किया था व्यवस्था को, वो उस पेड़ में वो जकड़न अब बुद्ध को वापस जकड़ रही है। क्या बात है। आपने उसको देखा, मैंने कंबोडिया की एक तस्वीर है ये, बहुत ही मशहूर तस्वीर है जो मेरे दफ्तर में है। उसकी वजह ये कि वो
एक बहुत बरगद है, जी। बरगद की जड़ें नीचे आती रहती हैं और वहाँ पे बुद्ध की जो प्रतिमा पहले रही होगी टूट के जो गिरी थी, उसके आसपास जड़ों ने उनको घेर लिया है और इस तरह से वो पर्यटकों के लिए बहुत देखने लायक जगह बन गई है। आपने उसका प्रतीक बहुत ही सुंदर ढंग से लिया है कि जैसे लोगों ने उनके विचारों को जकड़ लिया। अब मैं उसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। जी। मेरे ख्याल से आप सहमत हो जाएं, जी। वो ये कि लाख जकड़ लें चीजें, जी। लेकिन कुल मिला के जड़ों से ज्यादा आकर्षण उस आंख में है जी। जो कि उन जड़ों के बीच से झांक रही है। जी बिल्कुल। तो हमें बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी वहाँ है, जड़ों के भीतर नहीं है, जड़ों के बीच में जो है उसकी वजह से जड़ों की भव्यता, उसका आँख में ओज, है। उसका जीवन वो बन गया है। हाँ, वो सुंदरता उस आंख में है जो दुनिया को मोहब्बत की नजर से देख रही है। तो वो देखिए, आप उसको देखिए। तो वरना तो क्या कितने ही बरगद देखे होंगे, उस बरगद का तना देखते हैं तो उसमें आपको बुद्ध दिखाई देता है। तो ये करुणा जहाँ से झांकती है वो तो आपको। तो सर अपन बात कर रहे हैं किस तरह से साहित्य कवि की मनोहर कहानियों का आपने जिक्र किया, इसके अलावा आपका जो खटाक वाला जो है, खटाक कुछ साथियों का कमाल है, मेरा अकेले का नहीं। पर क्या है कि कुछ साथी थे, इकट्ठे थे, तो कोरोना के वक्त भी ये सोच रहे थे क्या करें। उससे पहले हमने बहुत सारे बड़े लोगों की कविताएं जो थी वो क्या करें, इन कविताओं को दूसरों को सुनाना चाहिए। आपने भी तो सुनाई थी एक कविता उसमें, जी। दिनकर की कविता रामधारी आपने सिंह सुनाई की थी। हाँ, प्रश्न थी, और वो जी। भी आपने मनाली में बैठ के सुनाई थी। जी सर। ऐसे ही नदी के किनारे, हाँ, व्यास नदी के किनारे बिल्कुल, व्यास जी के लिए बिल्कुल, कही हाँ। थी। ऐसे ही वो हमारे यूनुस हैं, उन्होंने जो रेडियो आरजे हैं, बहुत आकाशवाणी आप विविध भारती पे सुनते होंगे उनको, उन्होंने बम्बई की सड़कों पे घूमते हुए शमशेर को सुनाया हमें। तो या शिवेंद्र प्रताप ने जंगल में घूमते हुए शाम के बारे में केदारनाथ सिंह की कविता सुनाई। तो सब साथियों को लगता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए। मुझे नाम खटाक अच्छा लगा, खटाके ने तत्काल कर दीजिए। अब ज्यादा विचार करना कोई, मेरे ख्याल से जब चीजें कभी कभी ज्यादा विचार में पड़ जाती हैं तो स्थगित हो जाती हैं, और स्थगित होने से चीजें मृत्यु की ओर जा सकती हैं। स्थगन आपको मृत्यु की ओर ले जा सकता है। तो विधानसभा में विधायक स्थगन लगाते हैं ना, तो मुझे लगता है मुद्दे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ये ठीक है, आपको सोच। जी जी। तो हमने कवि की मनोहर कहानियां, कोरोना का टाइम था, मुझे लगा कि लोग कितने बेईमानी के साथ भी कोरोना के वक्त भी जी लोगों ने अपनी बेईमानियों को सुरक्षित रखना चाहा। जी बिल्कुल। कितनी खतरनाक बात है कि हम उस वक्त सिर्फ स्वार्थों के लिए भी सोच रहे थे। मास्क 100 रुपए का बेच रहे थे, 5 रुपए वाला। जब हमारे पास में हाथ पोंछने के लिए या हाथ साफ करने के लिए जो स्प्रिट जो मार्केट में आना था, वो अचानक रातों रात पैदा होने लगा, वो उसमें 90% कुछ और मिला के लिक्विड, हाथ कोई और ही साफ कर रहा था, हाथ कुछ और ही साफ कर रहा, उसमें भी हम लोगों ने बेईमानी की। तो मुझे याद आया, उत्तराखंड में एक त्रासदी हुई थी बहुत पहले, केदारनाथ त्रासदी आया तो लोग मर गए। तो कुछ हाँ, तो कुछ पुलिस वाले पाए कि वो उनकी जेबों में से वो सिक्के और घड़ियां और ये सब निकाल रहे हैं। आपदा को अवसर में बदल रहा। ये आपदा में अवसर नेगेटिव हो जाएगा ये कहना, क्योंकि ये अवसर नहीं है। असल में अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक अंधेरा है जिसको कि आप सिर्फ लूट के खारिज कर देते हैं। दरअसल वो आपकी जिंदगी और आपकी आत्माओं का अंधेरा है जो कि आपको बार बार संबोधित करते हैं। तो जब मैं ये देखता था तो जीवन का डर तो सबको होता है, आपको भी था, मुझे भी था। हम लोग जितने मदद कर सकते थे उनकी कर रहे होंगे। कुछ लोग उसको भी अवसर, मदद को भी अपने ग्लोरीफाई करने के लिए काम में ले रहे थे। कुछ लोग सरकार को के खिलाफ उस सारे माहौल को काम में ले रहे थे। कुछ लोग सरकार के पक्ष में काम में लेने की कोशिश कर रहे, बहुत सारी चीजें। कुछ लोग 1 किलो चावल के साथ 23 जने फोटो खिंचा रहे थे। तो आप उस वक्त ये देखते थे कि देखिए जीवन के कितने रंग आपने देखे। तब लगा कि कवि असल में कितना असली कवि है, कितना निरीह कवि है, कितना करुण है और कितना आदमी है। बहुत अच्छे लोग थे जो सचमुच कवि नहीं थे, लेकिन उन्होंने कवियों से ज्यादा खूबसूरत काम किए। बहुत ऐसे कवि थे जिन्होंने सबसे बदसूरत काम किए, कवि थे उसके बावजूद काम किए। तो वो उन सब को लेके फिर धीरे धीरे उन कहानियों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना शुरू किया। तो आप देखिए, छोटे बिंब आते हैं तब आपके सामने। उत्तम खानदानी बिल्लियां वो होती हैं जो शाकाहारियों की सभा में भाषण देने के लिए 3 कबूतर भेंट में पाते। दैट इज द काउंट।
तो ये जो कंट्रास्ट है, जो कंट्राडिक्शन है लाइफ का, ये बिल्कुल सामने आया। तो मैं वो प्रतीकों में मैंने उसको, और एक आपको ध्यान हो तो जैसे अब सिनेमा की बात चल रही थी इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आपको लगता है ना एक दहकता हुआ गोला है, इतना बड़ा सूरज की तरह दहक रहा है, वो उसके अंदर न जाने क्या क्या है और आपकी आंखों को चकाचौंध कर देगा। ये सब क्लोजअप में है। जब आप लॉन्ग शॉट में जाते हैं तो आपको लगता है कि वो बीड़ी पीने वाले का अगला सिरा है। क्या बात है सर। तो ये क्रांति का रिवर्स क्रेडिट है जी, अगर आप जीएसटी की लैंग्वेज समझते हो। जी बिल्कुल। तो ये आप बताते कुछ क्रांति है, असल में वो क्या है। बिल्कुल है। तो जब ये सब बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे, उन लोगों ने परेशान किया, तो मैंने उन छोटे छोटे प्रतीकों में इतने लोगों की जिंदगी को देखा। तो वो जिंदगी के शॉर्ट्स हैं वो बेसिकली, उन शॉर्ट्स को मैंने सटायर में लिख दिया है। और ये विजय कृष्ण आचार्य जैसे और विजय कश्यप जैसे, राजेंद्र गुप्ता जैसे, इन सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं, उन सब लोगों ने प्यार के साथ उसको पढ़ा। जीशान अयूब ने पढ़ा और इतने प्यार से पढ़ा कि उनको सचमुच लगा कि इतनी अच्छी चीज़ें हैं, उन लोगों ने भी एक्सपोजर से गुजरे हैं। तो मेरे लिए बड़ी बात थी। अभिषेक पांडे हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया था। सब लोगों ने बॉम्बे में आके और रिकॉर्ड किया उन कहानियों को बार बार पढ़ के। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी और काफ़ी लोगों ने सुना भी उसको, अच्छा लगा मुझे। एक लाइन है सर कि कर्म के रेजर में धार नहीं है। तो हिट उपदेश की बात कर रहे हैं, परिस्थितियों की शेविंग क्रीम का कोई गुनाह नहीं है आपकी। बिल्कुल ठीक है। आपने काफी अच्छे से, मतलब मेरे ख्याल से मैंने आपको स्टॉप किया। आज से नहीं, बहुत लंबे ये आपका स्नेह है कि बहुत कम लोग इतनी मेरी सारी किताबें दर्ज करवा सकते हैं मेरे खिलाफ स्टॉकिंग। नहीं सो ये सो नाइस ऑफ यू। इस तरह की प्रेम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। नहीं, आपको इस पे भी खुश होना चाहिए कि आज जिंदगी आपने जब निकाली तो हम जो एक बहुत छोटी जगह बैठ के पढ़ते थे, तो हम पढ़ना सीख सके। नहीं, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं कहीं कहीं कोई असर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप बना रहे होते हैं तब आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, और वो पढ़ना सीख के फिर थोड़ा बहुत लिखना सीखा और यहाँ तक आज आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। सुख है। तो हिट उपदेश जो है सर जी, उसमें आपने वैधानिक चेतावनी लिखी है। तो क्या देखते हैं उसको? देखिए, वो किताब में वैधानिक चेतावनी बाकायदा ये लिखी गई थी कि ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो काम देने वाले हैं। बाकी लोग जो है वो किताबों को बेचने के लिए कहते हैं साहब ये वो। मैंने उल्टा लिखा था कि इसको तिजोरियों में रखें वो लोग जो काम दे, क्योंकि एम्प्लॉइज के हाथ में पड़ गई तो नुकसान होगा। क्योंकि मैं एम्प्लॉइज को ये मानता हूँ कि वो लोग दूसरों के सपनों के ताजमहल की ईंटें बनाने में लगे रहते हैं। कॉर्पोरेट कंपनियां जन्नत के मजों के लिए प्रवेश नहीं देती। बिल्कुल, आपको बिल्कुल सही याद है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कॉर्पोरेट कंपनियां अपने आप में मुनाफे के लिए बनाई गई कोई चीज भले ही हो, लेकिन बाजार पहले दिन से रहा है। जी। बाजार हम लोगों की जिंदगी में तब भी था जब आदिवासी थे। जब अपने को नमक चाहिए उनको, वो नमक नहीं बना सकते, या उनके पास महुआ है, आपके पास माचिस है, तो आप उनको माचिस देते हैं, वो आप उनसे महुआ लेते हैं। तो लेन देन में हम लोगों के एक दूसरे का जीवन समृद्ध होता है मार्केट में, और दोनों के बीच में जो कुछ मिलता है वो एक किस्म का आप श्रम का जो मूल्य है उसको आप मुनाफा नहीं कह सकते, है ना। वो एक इथिकल प्रॉफिट जिसको कहा जाता है। आप कोई चीज लेके आए हो, आपने दिन भर मेरे लिए काम किया, तो मैं आपको कुछ देता हूं, तो वो आपका दाय है, आपको मिलना चाहिए। लेकिन कोई चीज मुनाफे के लिए ही बनाई जाए तो वो शोषण का हथियार होती है। जी, मतलब बेसिकली प्रॉफिट उसका है, मतलब P&L देखता है वो हमेशा। इसलिए मेरी जो अगली किताब है मोहब्बत की दुकान, जो अभी कुछ ही समय बाद आएगी, तो मैंने उसमें लाइन लिखी कि भैया अगर मोहब्बत की दुकान है जी, अगर दुकान है तो फिर उसमें रेट लिस्ट भी होगी। जी बिल्कुल। रेट लिस्ट होगी तो फिर प्रॉफिट और लॉस भी होगा। तब जो आदमी इश्क की इल्लत में, इश्क के धंधे में भी मुनाफा ढूंढ ले, उसको ये सब इश्क छोड़ के और परचून का धंधा खोल लेना किराने की दुकान ही खोल ले। जी बिल्कुल सही बात। तो हम कॉर्पोरेट पार्क, वो जो कॉर्पोरेट पार्क में हम लोग बैठे हुए हैं अभी, और कॉर्पोरेट दुनिया पे लिखी हुई मेरी हिट उपदेश किताब जो आप लोगों ने पढ़ी,
हिंदी अंग्रेजी दोनों में थी। उसका उद्देश्य सिर्फ यही समझाना था कि HR वाले लोगों के बारे में मेरी बड़ी साफ धारणा थी जो मैंने उसमें लिखी है। लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उसका मतलब क्या होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स जुटाए, उसकी परवाह करे, उसको संवारे, उसको, लेकिन वो करता क्या है? जैसे मैंने आपको ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण दिया था ना कि अपना नारायण सिंह सर्कल है, उसके पहले तो वहाँ शहीद स्मारक हुआ करता था, शनि मंदिर भी था, तो 4 तरफ से तो वहाँ पे गाड़ियाँ आती है, जब ये इधर से स्कूटर घुस रहा है, इधर से ऑटो घुस रहा है, इधर से वो घुस रहा है, और पुलिस वाला जो है ऐसे मूंछों पे ताव देके और वहाँ शनि मंदिर के पास बाइक पे खड़ा हुआ है। उसका काम ये नहीं है कि वो सब ट्रैफिक को व्यवस्थित करे, वो ऐसे करके बैठा हुआ है। लेकिन मानसरोवर में भरी दोपहर 2 बजे जून के महीने में एक गली के बाहर वो इसलिए खड़ा हुआ है बबूल के पास में कि कोई बिना हेलमेट निकले उसको पकड़ कर 200 रुपए का चालान करे। तो जो सेवा की योजना है, जो सेवा की व्यवस्थाएं हैं, उनको आप शिकार की व्यवस्था में कैसे बदलते हो? क्या बात, दैट वाज द पॉइंट। इट्स मैंने वो किताब लिखी क्योंकि उसमें एक शुरुआत उससे की गई है पंचतंत्र के एक श्लोक से, जिसका अर्थ ये है कि पक्षी हजारों योजन ऊपर से नीचे दाना तो देख लेता है या मांस का टुकड़ा तो देख लेता है, लेकिन उस जाल को नहीं देख पाता जो बहेलिये ने बिछाया है। तो मामला सिर्फ फोकस का रह जाता है ना। जी बिल्कुल, हाँ फोकस कर रहे हैं। That was the point. जी सर, बहुत सारे पुरस्कार सम्मान आपको मिले जी, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप उनसे काफी आगे निकल आए हैं। और ये मैं कह रहा हूँ सर, आपने अमर उजाला के साथ रहते हुए एक परंपरा शुरू की है पुरस्कार और सम्मान देने की। उसमें जो तरीका है देने का वो बड़ा पसंद आया मुझे। जी। आप उनको एहसास करवाइए कि अब बाकी कई लोग यूं ट्रॉफी पकड़ा देते हैं, आने जाने का किराया देते हैं वो लोग, तो क्यों नहीं पुरस्कार दिए जाने में उसको आप आदर और वही सम्मान तो देने वाला और लेने वाला दोनों ये देखिए, अमर उजाला संस्थान जो है वो अपने आप में इतना ग्रेसफुल तरीके से सब चीज़ों को करता है। ये उनके प्रबंधन की खासियत है कि इस समय में भी वो साहित्य के लिए इतना बड़ा रखते हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट हम लोगों ने उसकी पूरी व्यवस्था बनाई। किसी तरह के जूरी हर साल बदलते हैं और भारतीय भाषाओं के बीच आपस में स्नेह बने, बंधन वो दोबारा निर्धारित हो, आपका सामूहिक स्वप्न है उसका सम्मान हो, तो हम एक भारतीय भाषा को चुनते हैं, एक हिंदी को चुनते हैं, दोनों को लाइफ टाइम देते हैं और सारे लेखकों को उस सम्मान के साथ हम वहाँ रखते हैं, बुलाते हैं। और अब तो आपने देखा भी होगा कि कला और संस्कृति, हम पिछले साल अमजद अली साहब आए थे, तो हर बार कुछ ऐसा होता है। ये सहज है, ये मेरे ख्याल से संस्थान की अपनी भी चीजें होती हैं। सब मैं कह रहा हूँ सर, अलग हैं, बाकी जगह ये हो नहीं रहा है। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि बाकी लोग उसको सिर्फ ऑर्नामेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है वो उसको एक, जैसे होता है ना, आपके कमरे में 50 चीज़ें हैं तो उसमें से आप लोगों को दिखाने के लिए एक हाथी का दांत भी रखते हैं कि साहब ये 1956 में हमारे दादाजी ने जब मारा था तब ये हाथी यहाँ आया था। तो साहित्य कुछ लोगों के लिए इस तरह की चीज़ भी हो गई है। कुछ लोगों के लिए साहित्य ऐसा भी है कि जैसे पेज 3 की पार्टी है लेकिन उसकी थीम लिटरेचर है। जी बिल्कुल। तो हम कम से कम उससे अभी तक बचे हुए हैं। कोशिश की है और ये तो हिंदी साहित्य की जितनी सेवा की जाए कम है। हम जिस भाषा में पढ़े लिखे, जिस भाषा में सपने देखते हैं, जिस भाषा से हमारी रोजी रोटी बनती है, अगर हम उसके प्रति जरा भी कुछ नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों की कमी है। पुरस्कार की राशि भी काफी भारी भरकम है सर, मतलब जी, इसके लिए तो प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहिए। वो एक्चुअली में हिंदी के कवियों को कि साहब 2 समोसे खिला दो और वैसे करके पहले चलता था, है ना? तो हाँ, नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सम्मान के साथ चीजें होनी चाहिए और जिस सम्मान के सम्मान देने वाला और लेने वाला दोनों झुके, दोनों झुके, तो दोनों के प्रति एक आपस में नहीं अच्छी पहल की है सर आपने, आपके संस्थान ने, इसके लिए आप बधाई के साथ हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो हमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अभी? नहीं, आपको देखिए, मैं मैसेज देने काबिल तो भी हुआ नहीं। मैसेज देने के लिए काफ़ी बड़े लोग हुआ करते हैं जो कि अपने समय को, अपने समाज को, अपनी ज़िंदगी को सब समझ चुके हों।
मैं तो खुद चाहूंगा कि आप मेरे लिए क्या संदेश देते हैं कि मैं आगे जीवन में क्या करूं कि मुझे क्या किस तरह से आगे करना चाहिए, आप मुझसे क्या सोचते हैं वो आप मुझे बताएं तो ज्यादा अच्छा हो मेरे लिए। जी सर। तो यशवंत व्यास जी से लंबी बात हुई और हम विश्वास ये रखते हैं कि फिर किन्हीं मुद्दों के साथ, किन्हीं विषयों के साथ आपसे रूबरू होंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका जी और आपके दर्शकों का भी जी कि सर। आप लोगों ने मुझे इतना समय सुना और उम्मीद है कि प्रदीप जी बोर नहीं हुए होंगे और आप तो साथ साथ हुए। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्ते।